हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मेरा यह चैनल जनरली बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, एमपीपीएससी और अदर स्टेट पीएससी के लिए उपयोगी है और उसके साथ साथ एसएससी और रेलवे के कैंडिडेट भी इससे देखकर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो आइए इस सीरीज में आज मेरा ये 5वां सेट होगा। सेट 5 को आज डिस्कस करेंगे और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन 10th जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसमें आपको और भी जानकारी मिलेगी, इनसे कई क्वेश्चन और भी जनरेट होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्हेन वाज द अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्यूनसिपैलिटीज मेड इफेक्टिव। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला प्रथम संशोधन कब प्रभावी हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड है इफेक्टिव, ठीक है। तो यह जो था ये 1993 में प्रभावी हुआ और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया और 1993 में प्रभावी हुआ, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में यह आया और इफेक्टिव हुआ 1993 से। तो क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ 92 भी ऑप्शन है और 93 भी, तो ये गलत होने की संभावना हो जाएगी। अब आइए, कल भी मैंने आपसे ये डिस्कस किया था, जो म्यूनसिपैलिटीज़ है इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ को 18th सब्जेक्ट अर्थात 18 सब्जेक्ट के ऊपर यह कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है, 18 सब्जेक्ट, ठीक है। और यह अमेंडमेंट 1992 में हुआ था और 93 में यह इफेक्टिव हुआ था। वन मोर थिंग्स, प्रथम नगर निगम यानी प्रथम म्यूनसिपैलिटीज कहाँ हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। अभी वर्तमान में यह चेन्नई है, ठीक है, मद्रास में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सेक्रेट्स वाइल जूस। निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस का स्त्राव करता है। ए है हार्ट, बी है किडनी, सी है लीवर, डी है पेनक्रियाज। तो इसका आंसर होगा सी, लीवर। क्या आंसर होगा, लीवर, यकृत, ठीक है। लीवर के अंदर बाइल जूस निकलता है जो कि फैट डाइजेशन, ध्यान रखेंगे, क्या डाइजेशन, तो फैट के डाइजेशन में यह मदद करता है, ठीक है। फैट के डाइजेशन में यह मदद करता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी बोलते हैं, यानी वसा का पायसीकरण भी बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, वसा का पायसीकरण। यदि बाइल जूस अत्यधिक निकलती है तो वो कहाँ स्टोर होती है, तो जो एक्स्ट्रा बाइल जूस होती है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। गॉल ब्लैडर, बाइल जूस में क्या क्या होता है, तो बाइल जूस में होता है आपका, एक होता है बिलरुबिन पिगमेंट होता है, बिलरुबिन पिगमेंट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो बिलवर्डिन पिगमेंट होता है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। कोलेस्ट्रॉल भी इसमें देखने को मिलता है। चलिए लीवर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है। यूरिया लीवर में बनता है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइकोजन, यह भी लीवर में स्टोर होता है जो रिजर्व एनर्जी के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे दो प्रोटीन होते हैं, एक हिपेरिन होते हैं और दूसरा फाइब्रिनोजन होता है। कौन कौन होते हैं, हिपेरिन और फाइब्रिनोजन, ठीक है। हिपेरिन का क्या कार्य है, तो यह शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, शरीर के अंदर ब्लड को। फाइब्रिनोजन यह क्या करता है, शरीर के बाहर ब्लड क्लॉटिंग करवा देता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन और हिपेरिन में ही अंतर है कि हिपेरिन जो है वो शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देता और फाइब्रिनोजन जो है शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट करवा देता है, ठीक है। ये दोनों होता है, ये दोनों प्रोटीन जो होती है लीवर में पाई जाती है। अब आइए किडनी के बारे में डिस्कस करते हैं। किडनी क्या है, किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है, यूनिट है, वो नेफ्रॉन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है, परत होती है, मान लिया यह ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये लेयर है, इसको बोला जाता है मेनिंजिस। क्या बोला जाता है, मेनिंजिस, ठीक है।
और इसके ऊपर भी, मेनिंजिस के ऊपर भी एक लेयर होता है। जैसे यह ब्रेन है, इसके ऊपर ये लेयर हो गया मेनिंजिस। अब मेनिंजिस के ऊपर भी एक लेयर होता है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कैरेनियम। क्या बोला जाता है? कैरेनियम। ठीक है। और यह जो है, ये दोनों जो बाहरी परत होती है, जब कभी सीवियर चोट लगती है तो उससे हमारी रक्षा करती है, डिफेंस करती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस? निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है? तो अगर जो जिन्हें डीप नॉलेज होगा वो ध्यान देंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बोला है, वो भारत से नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भारत से नहीं गुजरती, इसलिए भारत की कोई नदियाँ इसे 2 बार या 3 बार, जितने भी बार हो, काटने का सवाल ही नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो नदी। क्या होगा? लिम्पोपो नदी। ठीक है। आइए बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, जो भारत से गुजरती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर CANCER, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना होता है? तो ये होता है 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ होती है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, जो भारत से होकर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है, जो भारत से नहीं गुजरती है, वो 23.5 डिग्री साउथ होती है। आइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारत में माही नदी क्रॉस करती है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारत में कौन सी नदी काटती है? तो याद रखेंगे, माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही। ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेटर, जिसे 0 डिग्री लेटीट्यूड भी कहते हैं, तो इक्वेटर को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री लेटीट्यूड अर्थात अक्षांश। तो इसे कांगो नदी 2 बार क्रॉस करती है या काटती है इक्वेटर को। ध्यान रखेंगे, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर गौर करेंगे। यदि लिखने का मन नहीं तो 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए, टू होम महात्मा गांधी प्रेफर्ड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन 1939 इंडियन नेशनल कांग्रेस त्रिपुरी सेशन? 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे? आइए, आपको एक बात की जानकारी दे दें, इसका जो आंसर होगा वो होगा पट्टाभी सितार मैया। आइए इसके बारे में चलते हैं। जो 1938 का सेशन था, इसका अध्यक्षता यह हरिपुरा में हुआ था और इसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है। और 1939 में भी ये जीत गए थे, यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए ही सिलेक्ट हुए थे। लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस बने, और महात्मा गांधी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे वह पट्टाभी सितार मैया थे, और पट्टाभी सितार मैया हार गए थे। तो क्या हुआ? तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सेशन का, जो त्रिपुरी सेशन था, उसका अध्यक्ष यानी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। किनको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का सपोर्ट किसे था? सितार मैया को था। जीता कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस जीते थे। कौन सा अधिवेशन था? त्रिपुरी। और त्रिपुरी अभी वर्तमान में जबलपुर मध्य प्रदेश में है। गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस जो थे वो डिफरेंसेज नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वे जीत कर रिजाइन दे दिए। और उनके रिजाइन देने के बाद जो वहाँ वैकेंट पोस्ट हुआ, वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिलेक्ट किया गया एज ए प्रेसिडेंट, यानी उस सेशन की अध्यक्षता करने के लिए। आइए अब और भी आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ से जब 1939 जब रिजाइन किए सुभाष चंद्र बोस, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। कौन से फॉरवर्ड ब्लॉक की? फिर 1943 में 1943 में यह इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन किए। ठीक है। और ये इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ ज्वाइन किए? तो सिंगापुर में ज्वाइन किए। ठीक है। कहाँ ज्वाइन किए? सिंगापुर। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछता है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था इंडियन स्ट्रगल। क्या नाम था बुक का नाम? इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस की एक बुक थी। ठीक है।
11 नवंबर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है और यह बर्थ एनिवर्सरी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी एंड बॉयकट, जो कि आपको ये दिख रहा है, अंडरलाइन पार्ट दिख रहा है, यह ध्यान देंगे। द स्वदेशी एंड बॉयकट एडॉप्टेड एज मेंशनड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार को किस घटना के उपरांत प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया। ए ऑप्शन है साइमन कमीशन की जो भारत यात्रा हुई थी उसके विरोध में, होम रूल आंदोलन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, या असहयोग आंदोलन के विरोध में। विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया, होम रूल मूवमेंट, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा गलत हो गया है मूवमेंट का स्पेलिंग, MOVEMENT, आर जो है वो ज़्यादा आ गया है तो आर को आप इरेज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, क्या होगा, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सी होगा। ठीक है, यह बंगाल विभाजन के विरोध में इसे किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखिए, स्वदेशी और बॉयकॉट ये सबसे पहले 1905 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 1905 में। आपको याद होगा और नहीं याद होगा तो जान लें कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का जो था वो बात कही गई थी, और किसके द्वारा कही गई थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन की बात उस समय लॉर्ड कर्जन था वायसराय। इसी के विरोध में, जो बंगाल विभाजन की चर्चा हुई तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब आइए होम रूल मूवमेंट के बारे में जानते हैं। तो होम रूल मूवमेंट जो था यह 1916 में शुरू हुआ, और इससे दो लोग जुड़े थे। जो प्रथम होम रूल लीग शुरू किए ये थे अपने बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये महाराष्ट्र में शुरू किए और इसका हेडक्वार्टर जो था वो पुणे था। और सेकंड जो किए थे वो एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर था वह अडयार में था। फर्स्ट वाले का जो बाल गंगाधर तिलक शुरू किए थे उसका हेडक्वार्टर था पुणे। ठीक है, और ये जो शुरू किए थे ये अडयार जो वर्तमान मद्रास में चेन्नई में है, ये शुरू किए थे। ठीक है, और इसमें बाल गंगाधर तिलक को और क्या कहा जाता है, तो भारतीय अशांति का जनक बोला जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और किसने यह कहकर संबोधित किया था बाल गंगाधर तिलक को, तो वेलेंटाइन सिरोल। कौन किया था, वेलेंटाइन सिरोल। एक चीज़ और, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन बोला था, तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर वो विंस्टन चर्चिल बोले थे। ठीक है, वो ब्रिटेन के एक्स PM भी थे। नेक्स्ट आइए, एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह जो आंदोलन था यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, और जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक इस दिन मतलब एक्सपायर कर गए, इनकी मृत्यु हो गई। आइए आगे, और यह जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, यह जालियांवाला बाग विरोध हत्याकांड के विरोध में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर जो था इस पे भीड़ पे गोलियां चलवाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब नेक्स्ट है, एक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, काफ़ी पूछता है, यह 1919 में हुआ था। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए जो 1919 में हुआ था, तो इसमें ऐसा एक वो था कि 10 साल पे एक कमीशन गठित होगा जो भारत में क्या चल रहा है उसका वो वेरीफाई करेगा। तो इसी के लिए साइमन कमीशन जो था 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी बोला गया, और भारत में नारे लगने लगे, साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। इसे व्हाइट मैन कमीशन इसलिए बोला जाता है कि इसमें कोई भी इंडियंस नहीं था, सारे अंग्रेज थे, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज कर दिया गया, जिससे वे घायल हो गए और कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बोले थे लाला लाजपत राय कि मेरी सर पे लाठी का एक एक प्रहार
अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, इन विच ईयर म्यांमार, जो उस समय बर्मा था, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा म्यांमार को भारत से किस वर्ष अलग किया गया? काफ़ी क्लोज ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1937 में, और यह गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935 के तहत अलग कर दिया गया था। और ये म्यांमार भी था जो उस समय ब्रिटिश भारत का एक कॉलोनी था। ठीक है, बांग्लादेश का गठन कब हुआ? तो बांग्लादेश का गठन हुआ 1971 में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बंगाल विभाजन कैंसिल कब हुआ? 1905 में तो बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, और कैंसिल हुआ 1911 में। जब ये कैंसिल हुआ उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड था। ठीक है, और लॉर्ड हॉर्डिंग सेकेंड पे ही रास बिहारी बोस ने बम फेंका था। ठीक है, और इसी के तहत 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी, और 1911 में ट्रांसफ़र हुई थी। 1912 में जो थी दिल्ली, वो भारत की राजधानी बनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। एक चीज़ और, बिहार भी 1912 में कलकत्ता से अलग हुआ। पहले था बिहार प्लस बंगाल प्लस उड़ीसा, ये मिलके एक प्रोविंस था। ठीक है, तो 1912 में बिहार जो था बंगाल से अलग हो गया, और बच गया क्या क्या? बिहार प्लस उड़ीसा। और फिर उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हुआ। कब हुआ? तो 1936 में, और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। फिर आगे 2000 में, सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, तो बिहार का इतनी बार विभाजन हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द बिहार बिकम ए सेपरेटेड प्रोविंस इन इंडिया? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, बिहार को अलग प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो इसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। इसका आंसर होगा सी, यानी पहले जो था वह बिहार था, बंगाल था और उड़ीसा था। तो बाद में क्या हुआ कि बंगाल को हटा दिया गया, अब बच गया बिहार और उड़ीसा। ये कब हुआ? 1912 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। ठीक है, और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ सन 2000 में। कब अलग हुआ? सन 2000 में। तो ये 3 डेट आप याद रखेंगे। पहले 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ, तो बच गया बिहार और उड़ीसा। फिर बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ। फिर बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और भी देखिए, इसमें काफ़ी सारा ऑप्शन जो है वो वाइवल ऑप्शन है। 1907, भारतीय इतिहास में 1907 जो है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको बोला जाता है 1907 के दिन सूरत स्प्लिट हुआ था। 1907 को सूरत स्प्लिट यानी सूरत फूट बोला जाता है। इसमें कांग्रेस से जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट यानी नरम दल और गरम दल, ये दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, सूरत फूट। और इसका जो अध्यक्षता किए थे, जो सूरत सेशन चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो रास बिहारी बोस कर रहे थे। और ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 1897 एक ऑप्शन है। 1897 जो है ये विवेकानंद से जुड़ा हुआ है। 1897 को विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन नाम की एक संस्था की शुरुआत की थी। किसके नाम पे? तो विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किए थे। और रामकृष्ण परमहंस का ओरिजिनल नाम जो था वो गजोधर चट्टोपाध्याय था। विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्ता। विवेकानंद टाइटल कौन दिए थे? तो अजीत सिंह ऑफ खेत्री, यानी खेत्री के महाराजा अजीत सिंह, उनको स्वामी विवेकानंद बोले थे। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
और स्वामी विवेकानंद जी से एक और जुड़ा हुआ है कि 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया था और क्या एड्रेस किया था, इंडियन एंड अमेरिकन आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। यहाँ पे जितने भी ईस्वी सन है, जैसे 1936 को हमने जिक्र कर दिया, 1912 को जिक्र कर दिया, 1897 को जिक्र कर दिया, 1907, ये चारों जो था वो सिलेक्ट करके दिया हुआ था। और हमारे भारतीय इतिहास में ये चारों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निम्न में से किस अधिनियम के तहत डायरकी अर्थात द्वैध शासन आया, लागू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। यहाँ ऑप्शन का वो हो गया है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, 1919 कर लेंगे। हाँ, 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। यदि हिंदी में कुछ गलत होता है तो आप इंग्लिश के थ्रू जाएंगे। अब आइए, डायरकी अर्थात द्वैध शासन क्या होता है। तो डायरकी में दो चीज़ थी, एक था ट्रांसफर ऑफ पावर, ठीक है, और एक था रिजर्व पावर। ठीक है, तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स था वो इंडियन के पास था और रिजर्व पावर्स किसके पास था, तो गवर्नर जनरल और वायसराय जो भी उस समय थे। तो जाहिर सी बात थी कि जो रिजर्व पावर है वह मेन पावर थी, यानी जो ज़्यादा जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अंग्रेज अपने पास रख लिए थे। और जितना भी बेकार पावर था, जैसे मान लीजिए हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गया, ये सब इंडियंस के पास छोड़ दिए। तो यहाँ प्रांतों में, प्रोविंसेज में जो थी 1919 के तहत डायरकी लागू की गई थी। और इसको रद्द कब की गई थी, तो इसको रद्द की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब प्रांतों से हटाकर इसको सेंटर में लागू कर दिया गया। ठीक है, डायरकी तो रही लेकिन प्रांत से हट गया। अब प्रांत जो थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो गए, इनके पास फुल पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया और सेंटर में लागू कर दिया गया। ठीक है, अब आइए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आइए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात इसमें की गई थी 1892 में। प्रथम बार इलेक्शन की बात कब, इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात, इनडायरेक्ट इलेक्शन ध्यान देंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में की गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी, अर्थात हिंदू हिंदू को वोट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। तो ये किस में की गई थी, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसे बोला जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। 1909 को पहले मार्ले मिंटो आया, फिर 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया। तो इस चीज़ से आपको इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर विच एरिया ऑफ सैनिटेशन विथ इफेक्ट ऑफ दिसंबर 2020। भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 में स्वच्छता का कौन सा मानक प्रदान किया, तो इसका ऑप्शन है ODF प्लस। ठीक है, करेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इनोवेटिव स्टेप्स इन ई गवर्नेंस। किस राज्य ने ई गवर्नेंस में अभिनव कदमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता, तो यह जाहिर सी बात है बिहार इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।